गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज सितंबर 25 का जो एफएम का पेपर हुआ था, हम उसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इस बार एमसीक्यू इजी थे, थोड़ा ट्रिकी जरूर है, लेकिन इस बार जो वर्किंग कैपिटल से ऑपरेटिंग साइकिल से भी जो एमसीक्यू आया है वो बहुत इजी है, और जो बाकी के 3 एमसीक्यू हैं वो तो और भी इजी है। एक इक्विवेलेंट कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, एक सिंपल क्लोजिंग स्टॉक आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, एक एमएम अप्रोच विद टैक्स में केवल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे आपके इस बार काफी इजी थे। हम एक बार इन सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये कह रहा है आरजी लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर 25-26 विल बी 3। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स दे दी and amount of working capital required after taking an estimated 5% unforeseen contingency is 101,850 and other information is as under. Opening stock of finished goods 31,100 and closing stock will be lesser, इससे इतना कम होगा 4,200 from the opening stock. Opening stock of raw material दे रखा है 24,450 and closing stock of raw material आपको क्वेश्चन में गिवन है 28,200. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 20,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आपको मोर है इससे, तो इसमें ऐड कर देंगे फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 1,12,800। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 30,000। एवरेज क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ऑल परचेज विल बी डन ऑन क्रेडिट ओनली। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग अबो इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 5। व्हाट विल बी द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए बिल्कुल इजी है। आपकी ये जो वर्किंग कैपिटल है ये 5% अनफोर्सीन, जो आपकी अनफोर्सीन है कंटिंजेंसी, उसको लेने के बाद है। तो इसका मतलब ये जो 101,850 है ये 105 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गई 97,000। और आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स 3 दी हुई है, तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो आपकी आ रही है 2,91,000। और आपको भी पता है कि जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो आपकी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर आप 291 में से 30,000 माइनस कर दोगे 2,61,000, तो इसका आंसर आपका बी होगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखिए मैंने ये पूरी कॉस्ट शीट बनाई है रिवर्स में, क्योंकि जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो इनका एडजस्टमेंट किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग WIP इनका किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। वेजेज है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक को माइनस किया तो आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ गया। तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करिए आपकी रिवर्स कैलकुलेशन में। सेकंड कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। इसका आंसर डी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर चुके। और आपको पता है कि जो फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए अपन उसको 360 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आपका आएगा डी। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने आपको कॉस्ट शीट में कैलकुलेट कर लिया, और क्रेडिट परचेजेस भी है तो उसका आंसर आएगा आपका सी। फोर्थ का आपका आंसर आएगा बी। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड और WIP पीरियड। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का फार्मूला आपको पता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया कॉस्ट शीट में, और नंबर ऑफ डेज हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ डेज हमारे 360। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है भाई। इस क्वेश्चन में बेसिकली डेटर्स कलेक्शन पीरियड हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है। आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैलकुलेट हो रहा है। तो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 63 डेज आ रहा है, और 360 डेज के बाद 48 डेज, बाकी किसी ऑप्शन में भी 360 डेज नहीं है। तो अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करें इसका आंसर बी आ रहा है। दूसरा आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी है। आपके ICAI मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 10 दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग वहीं से ये MCQ लिया गया है। आपको पता है ऑल इक्विटी कंपनी है, और ऑल इक्विटी कंपनी की वैल्यू 2100 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है। अब आपके ये कह रहा है कि ये रिपर्चेज कर रहा है
इक्विटी शेयर, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर इक्विटी शेयर रीपरचेज करेगा तो उसकी जगह क्या देगा, डिबेंचर। तो यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ। तो पहले तो आप क्या करो, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लो। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू प्लस टीबी, यानी टी का मतलब टैक्स रेट और बी का मतलब बोरोइंग, इनको प्लस करके हम टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। और टोटल वैल्यू में से अगर डेप्ट की अमाउंट को माइनस कर देंगे 325 को, तो आपका आंसर इसका ए आ रहा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपके आईसीआई मॉड्यूल में जो क्वेश्चन नंबर 12 है वहां से लिया गया है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर आपसे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बिल्कुल इजी है भाई। आपकी इस मशीन की कॉस्ट 1 लाख है, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 20,000 पर ईयर है फॉर 5 ईयर, तो अपन इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 20,000 को इस क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे और 5th ईयर के एंड में इसकी सैल्वेज वैल्यू 10,000 है, इसको 5th ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे और जो टोटल आएगा उसको अपन इस क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो आपका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ जाएगा, जिसका आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है भाई, इसमें तो केवल स्टॉक निकाल रहा है, ठीक है। करंट रेशियो 2.5 है, लिक्विड रेशियो 2 है, तो स्टॉक 0.5 हो गया। करंट लायबिलिटी 1,60,000 है, तो अगर 1,60,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000। आप इसको दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो नेचुरल इससे करंट एसेट आ जाएगी, ठीक है। अब नेचुरल करंट लायबिलिटी आपकी आ गई और ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है और आपको क्विक रेशियो दिया हुआ है, इससे क्विक एसेट निकाल लीजिए। करंट एसेट और जो क्विक एसेट का डिफरेंस है वो आपका स्टॉक आ जाएगा। तो आप देखिए इस बार एमसीक्यूज बहुत अच्छे थे। आई होप आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। ये सारे जो क्वेश्चन है बीएसआई की क्लासेज में ऑलरेडी इस तरह के डिस्कस करे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आईसीआई का लेसन 10 है कैपिटल स्ट्रक्चर में, चैप्टर जो 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट भी लगवाया गया था। और वैसे भी आज आपका आखिरी पेपर है, रिलैक्स रहिए, होप रिजल्ट अच्छा ही आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए अब अपन एसएम के सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। जो क्वेश्चन है एक्चुअली आपका वो केस दे रखा है आपका सोलर टेक इनोवेशन स्टार्टअप लिमिटेड के ऊपर दे रखा है, जहां पर देखो एंड में लिखा हुआ है कि कंपनी रिन्यूएबल रिसोर्सेस पर काम करिए, सक्सेसफुली पोजीशन है रिन्यूएबल रिसोर्सेस पर है। तो यहाँ पर अगर आ रहा है कि भैया उसकी कोर वैल्यू के अगेंस्ट में क्या जा रहा है, तो देखो जो यहाँ पर एमिशन कार्बन एमिशन का देखा, देखो पार्टनर विद फॉसिल फ्यूल की जो बात की जा रही है। अब फॉसिल फ्यूल का मतलब समझ रहे हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, और वहां पर हम बात करें पार्टनरशिप तो था वो टोटली किसके ऊपर था, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर। तो ये कोर वैल्यू के अगेंस्ट जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। सोलर टेक एक्सपैंड कर रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको पता है बहुत इजी है, तो टोटली आउटबाउंड लॉजिस्टिक की तरफ जाएगा। रॉ मटेरियल जो अपन परचेज करते हैं इनबाउंड की तरफ जाता है, ऑपरेशन आउटबाउंड लॉजिस्टिक हमारा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है देखो, सोलर टेक इनोवेशन पार्टनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑफर इजी फाइनेंसिंग ऑप्शन टू मेक सोलर एनर्जी मोर अफोर्डेबल। केस के अंदर दे रखा है एक्चुअली जो सीईओ है, ध्यान रखना वो ये डिसाइड कर रहे हैं, और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप करना, आप समझते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो ये सब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, जो कंपनी के सीईओ वगैरह डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आंसर है वो हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी चला जाएगा। यहाँ आते हैं सोलर टेक कंसीडर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्री वेयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस लो है, देखो तो वहां पर हम लोग सोलर एनर्जी अल्टरनेटिव एनर्जी जो है वो रिसोर्स लेकर आ रहे हैं जो हाई डिमांड पर है, ध्यान रखना वहां पर जो ऑलरेडी वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस जहां पर लो है वहां पर एक सोलर का एक अपन अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है उसको दे रहे हैं। नेक्स्ट, लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर ग्रीन हैबिटेट वांट टू इंटीग्रेट सोलर टेक नेक्स्ट जनरेशन पैनल इनटू रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट। देखो एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है जो ग्रीन हैबिटेट कंस्ट्रक्शन सोलर के साथ पैनल के लिए इंटीग्रेशन करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो देखो वो हाई ले ही रहा है, जहां पर ए और सी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। अब लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है, देखो अगर कस्टमर की अगर बात की जाए बड़े लेवल पर हो तो हाई पावर भी होती है, क्योंकि लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर लिखा है, तो यहाँ पर चांसेस मुझे लगते हैं कि हाई पावर में जाना चाहिए। हालांकि अभी इसकी पार्टनरशिप हुई नहीं है, तो आईसीआईसी ऑप्शन की तरफ भी जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहेगी हाई पावर। रीजन लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है, हालांकि लिखा है वांट टू इंटीग्रेट हुआ नहीं है, तो एक सी की तरफ भी इसका आंसर जाता हुआ नजर आ सकता है। पर प्रायोरिटी मेरे को जो लगता है कि वो फर्स्ट की तरफ जाना चाहिए। देन बायोक्योर लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर की बात कर रहे हैं, एडीएल मैट्रिक्स
में इसकी बात कर रहे हैं तो देखो एडीएल मैट्रिक्स में जाने से पहले यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी लीडिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन में है, यानी पोजीशन काफी अच्छी है। एंड द रैपिड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इज मैच्योरिंग, यानी मैच्योरिटी स्टेज के अंदर है, यानी इसका आंसर जो है वो हमारा बी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन ए मैच्योर इंडस्ट्री की बात की जाए। एडवांस लर्निंग एंड डिजिटल स्टार्टअप, ठीक है। ऑल द स्ट्रेटजी टैलेंट लीडरशिप की बात की जा रही है। देखो दिक्कत क्या आ रही है इनको, इनका सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। मैकिन्से के 7S आप लोगों ने पढ़े, 3 हमारे जो है वो स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी सिस्टम ही हार्ड एस है, और एम्प्लॉय से रिलेटेड सॉफ्ट स्किल पे कोई बात किया नहीं है यहाँ पर। देखो उन्होंने एक नॉलेज शेयरिंग सिस्टम को बेटर किया है, इंटरनल कम्युनिकेशन को, ताकि वो गोल अचीव कर सकें। यानी एरर कहाँ चल रही है, उनके सिस्टम के अंदर एरर चल रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी मैट्रिक्स रिकमेंडेड फॉर बिजनेस यूनिट, हाई मार्केट रेटिंग स्ट्रॉन्ग, ये तो बहुत इजी था, मेरे ख्याल से सबने किया होगा। इन्वेस्ट और एक्सपेंड स्ट्रेटजी, क्योंकि डाइवेस्ट और लिक्विडेट कब किया जाता है,